जी, तो आज हम कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का थर्ड पार्ट ड्राइव करेंगे। कल हमने कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की इक्वेशन ड्राइव की थी। नंबर 1, when the region between the plates is filled with air. Number 2, when the region between the plates is filled with dielectric. आज तीसरा केस होगा जिसमें partially filled with dielectric और partially filled with air। तो उस सूरत में कैपेसिटेंस की इक्वेशन क्या होगी वो आज हम डिराइव करेंगे। उसके लिए आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद दिलाना था। अगर पॉइंट ए और सी के दरमियान वर्क डन निकालना हो, किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना हो और अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना हो, और फर्ज कीजिए कि पॉइंट ए से बी एक पॉइंट आता है और फिर बी से सी एक पॉइंट आता है, और ए से बी तक ले जाने में वर्क होता है W1 और बी से सी तक ले जाने में वर्क होता है W2। तो आप क्या बोलेंगे कि डेल्टा W किसके बराबर है? सवाल समझ आया? मैं दोबारा बोलता हूं, किसी ऑब्जेक्ट को ए से सी तक ले जाना है, टोटल वर्क निकालना है डेल्टा W। अब ए से सी तक जाने में एक पॉइंट आता है बी, तो ए से बी तक वर्क हुआ W1, बी से सी तक वर्क हुआ W2, तो डेल्टा W किसके बराबर होगा? W1 माइनस W2, W1 मल्टीप्लाइड बाय W2, W1 divided by W2, W1 plus W2. Yes or no? Yes, work is a scalar quantity. याद रखिए, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो क्योंकि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो आपने कहा यहां से यहां तक ले जाने में 10 जूल वर्क हुआ, यहां से यहां तक ले जाने में 15 जूल वर्क हुआ, तो टोटल वर्क कितना हुआ यहां से यहां तक जाने में? सिंपली दोनों को ऐड कर लेंगे, 10 प्लस 15 इज इक्वल टू 25। तो इसी तरह से अगर और आगे जाते जाएं तो वर्क ऐड होता चला जाएगा। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए सारे वर्क डन को ऐड करेंगे। इस तरह का काम आपने फर्स्ट ईयर की डेरिवेशन में भी किया था, जब आपने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन निकाली थी, तो सारे वर्क डन को क्या किया था आपने? ऐड कर लिया। ठीक, इस कॉन्सेप्ट के साथ हम अपने टॉपिक पर आते हैं वापस। लिखिए, कंसिडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। Consider a parallel plate capacitor. Suppose Q is the charge on each plate, capital Q. Suppose Q is the charge on each plate and A is the area of each plate, capital A. A is the area of each plate. Full stop. Surface density of charge will be, surface density of charge will be, तो आप इस इक्वेशन के अब माहिर हो चुके हैं। सरफेस डेंसिटी का फॉर्मूला आपको याद है, सिग्मा इज इक्वल टू क्या? सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज विल बी इक्वेशन सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A। The region between the plates is partially filled with a dielectric. The region between the plates is partially filled with a dielectric of relative permittivity
epsilon r, the region between the plates is partially filled with a dielectric of relative permittivity epsilon r. Suppose the thickness of dielectric is small l. Thickness of dielectric is small l, and distance between the plates is d, small d. Distance between the plates is d, यानी small d. क्या लिखा आपने? Suppose the thickness of dielectric is L and distance between the plates is D. कल हमने कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो इक्वेशन डिराइव की थी उसके स्टेप्स दिमाग में लाए. सादिया खुर्रम, उसके स्टेप दिमाग में लाए. तो उसके स्टेप्स अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में देखें तो उसके स्टेप्स क्या थे? हमें कैपेसिटेंस चाहिए थी, वो Q अपॉन V होती है. तो हमें V चाहिए था तो V E इंटू D होता है. तो हमें E चाहिए था तो E सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है. तो हमें सिग्मा चाहिए था तो सिग्मा Q अपॉन A होता है. तो कुल 4 स्टेप की डेरिवेशन थी. पहले सिग्मा निकाला, उसकी वैल्यू प्लेस की, फिर E आ गया. फिर E की जो आंसर आया पोटेंशियल डिफरेंस में उसकी वैल्यू प्लेस कर दी तो V आ गया. फिर जो V का आंसर आया कैपेसिटेंस की इक्वेशन में उसकी वैल्यू प्लेस कर दी तो कैपेसिटेंस आ गई. तो 4 स्टेप्स की डेरिवेशन है दोनों केसेस में. अब तीसरे केस में भी 4 ही स्टेप चलेंगे. सिग्मा चाहिए, वो हमने लिख दिया. इसके बाद क्या चाहिए होगा? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. उसके बाद क्या चाहिए होगा? पोटेंशियल डिफरेंस. उसके बाद क्या चाहिए होगा? कैपेसिटेंस. तो 4 स्टेप्स की इक्वेशन होगी. पहला स्टेप हम लिख चुके, अब दूसरे स्टेप को सॉल्व करेंगे, फिर तीसरा स्टेप करेंगे, फिर चौथा स्टेप करेंगे. तो सिंपली 4 स्टेप्स में इक्वेशन कैपेसिटेंस की कवर होती है. ठीक. मसला ये है कि जब हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की इक्वेशन लिखने जाएंगे तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की हमारे पास 2 इक्वेशंस है. एक जब एयर होती है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एक जब डाइलेक्ट्रिक होता है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट. तो अब इस सिचुएशन पे ये सूरत हाल कैसे सॉल्व हो? तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि भाई जितने इलाके में डाइलेक्ट्रिक है उतने इलाके की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अलग निकाल लें, और जितने इलाके में एयर है उतने इलाके की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अलग निकाल लें. तो एक इस इलाके की इंटेंसिटी हो जाएगी और एक इस इलाके की इंटेंसिटी हो जाएगी. दोनों एरियाज की इंटेंसिटी अलग अलग आ जाएगी. तो एक का नाम रख दिया E1 जहां डाइलेक्ट्रिक है तो फॉर्मूला डाइलेक्ट्रिक वाला यूज हो जाएगा. दूसरे का नाम रख दिया E2 जहां एयर है और एयर का फॉर्मूला क्या होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. एयर का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सही. और जहां डाइलेक्ट्रिक है वहां सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट.
और सिग्मा की वैल्यू प्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा जी, सिग्मा किसके बराबर, Q अपॉन A, और इधर क्या रह गया एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। और जहां एयर है उस इलाके के लिए फॉर्मूला हो जाएगा E2 इज इक्वल टू क्या, सिग्मा की वैल्यू प्लेस करेंगे Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। कहानी समझ आ रही है? तो हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स दो हिस्सों में मालूम की, एक वो जो डाइलेक्ट्रिक वाला हिस्सा है तो डाइलेक्ट्रिक वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एक वो जो एयर वाला हिस्सा है तो एयर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां तक क्लियर है? ठीक है, फर्स्ट पार्ट लिख भी लीजिए। द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन द रीजन ऑफ डाइलेक्ट्रिक विल बी the electric intensity in the region of dielectric will be तो डाइलेक्ट्रिक वाले इलाके में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की इक्वेशन क्या होगी, तो डाइलेक्ट्रिक वाला फॉर्मूला क्या है, E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। E1 is equal to sigma upon epsilon r epsilon naught, और फिर therefore E1 is equal to sigma की वैल्यू प्लेस कर देंगे Q upon epsilon r epsilon naught A। और यहां नई टर्म आई है एप्सिलॉन नॉट, तो ब्रैकेट में बता भी दीजिए वेयर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। चार स्टेप्स हैं, आखिर में कैपेसिटेंस आएगी C इज इक्वल टू Q अपॉन V, और उससे पहले V आना है पोटेंशियल डिफरेंस, और V इज इक्वल टू ED, तो उससे पहले इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आनी है, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में सिग्मा, तो सबसे पहले सिग्मा आना है। तो चार में से कितने स्टेप हो गए हमारे जी, दो स्टेप्स हो गए, सिग्मा हो गया सॉल्व, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A, इंटेंसिटी सॉल्व हो गई। यस, व्हाट्स द नेक्स्ट, थर्ड स्टेप बताइए क्या चाहिए अब, इंटेंसिटी के बाद क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस, क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स चाहिए। अब अगेन पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हमारे पास प्लेट्स के लिए, V is equal to ED, याद है, इंटेंसिटी इनटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, लेकिन इंटेंसिटी तो दो अलग अलग है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी दो हिस्सों में अलग अलग आएगा, एक आएगा डाइलेक्ट्रिक वाले रीजन का पोटेंशियल डिफरेंस और दूसरा आएगा एयर वाले रीजन का पोटेंशियल डिफरेंस। जब डाइलेक्ट्रिक वाला रीजन रखेंगे तो डाइलेक्ट्रिक वाली इंटेंसिटी रखेंगे, जब एयर वाला हिस्सा रखेंगे तो एयर वाली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी रखेंगे, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस इस हिस्से का आएगा और एक पोटेंशियल डिफरेंस इस हिस्से का आएगा। जो रीजन बिटवीन द प्लेट्स है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है, एक डाइलेक्ट्रिक वाला हिस्सा, एक एयर वाला हिस्सा। डाइलेक्ट्रिक वाले हिस्से का पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा, एयर वाले हिस्से का डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि दोनों में E की वैल्यू डिफरेंट है, एक में E1 है, दूसरे में E2 है। सही? तो डाइलेक्ट्रिक वाले हिस्से के क्रॉस, इतने हिस्से के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अगर हम V1 से जाहिर करें, अगर हम इसको V1 बोले तो V1 किसके बराबर होगा? E इंटू D को अप्लाई करना है। E की जगह क्या आएगा? E1 या E2? E1, तो E की जगह आएगा E1, V1 इज इक्वल टू E1,
और डिस्टेंस कितना आएगा डाइलेक्ट्रिक, तो डी आएगा। यस नो, यस और नो। डाइलेक्ट्रिक का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। डाइलेक्ट्रिक ये रहा, इंटेंसिटी इसकी रख दी, अब इसके लिए डिस्टेंस क्या रखेंगे, इसका लिए डी आएगा या नो, यस और नो। डी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इसकी थिकनेस डी नहीं है, इसकी थिकनेस तो एल है। डी क्या है? डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, इसकी थिकनेस तो एल है। तो यहां तो अगर इतने हिस्से का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो इतने हिस्से का डिस्टेंस रखना पड़ेगा, इतने हिस्से का इंटरवल रखना पड़ेगा। तो इतने हिस्से का इंटरवल जो है वो डी नहीं है, वो क्या है? वो है L। तो V1 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डाइलेक्ट्रिक विल बी V1 इज इक्वल टू E1 इंटू L। आया है शरीफ में? और एयर वाले हिस्से का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा? V2 कैसे आएगा? तो V2 बराबर होगा किसके? E की जगह E2 और D की जगह D। यस नो? D तो पूरा फासला है, तो L नो, L भी नहीं, L तो डाइलेक्ट्रिक वाला हिस्सा है। तो फिर क्या आएगा भाई? G। ये पूरा D है और ये L है, तो बाकी बचा क्या? D माइनस L। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एयर के लिए इतने हिस्से की थिकनेस रखनी होगी, पूरा फासला D है, ये फासला L है, तो बाकी बचा क्या? D माइनस L। तो V2 बराबर होगा E2 इंटू D माइनस L के, और V1 बराबर हुआ E1 इंटू L के। कहानी समझ आ रही है? मजा आ रहा है? ओके, लिखिए आगे। अभी तक आपने ये आखिरी इक्वेशन ये लिखी है, सही? यस ओके। द पोटेंशियल डिफरेंस across the region of dielectric will be the potential difference across the region of dielectric will be क्या? V1 is equal to E1 into L। Potential difference across the region of dielectric will be V1 is equal to E1 L। E1 की वैल्यू प्लेस कर दें, E1 की वैल्यू प्लेस कर दें, तो V1 इज इक्वल टू जी, V1 इज इक्वल टू वैल्यू प्लेस कर दें Q अपॉन एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट A इंटू L। V1 is equal to Q upon epsilon R epsilon नॉट A और इंटू L। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। तो मैंने एक्सप्लेन तो दोनों साइड बाय साइड किए हैं, कंपैरिजन ताकि होता जाए, लेकिन नोट्स में हम पहले डाइलेक्ट्रिक वाला हिस्सा कंप्लीट किया है, अब हम एयर वाला हिस्सा लिखेंगे। ठीक है, नोट्स में पहले हमने डाइलेक्ट्रिक का पूरा लिख दिया, अब हम एयर वाला लिखेंगे। लिखिए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन द रीजन ऑफ एयर, electric intensity in the region of air will be electric intensity in the region of air will be equation E2 is equal to sigma upon epsilon naught। फिर वैल्यू प्लेस करें सिग्मा की, तो therefore E2 is equal to Q upon epsilon naught A।
E2 is equal to Q upon epsilon naught A. इसके बाद ये लिखना है, तो पहले इसको बताएं क्या है ये पोटेंशियल डिफरेंस across the region of air. Potential difference across the region of air will be. Potential difference across the region of air will be. Will be क्या? Equation V2 is equal to क्या? E2 और ब्रैकेट में D minus L. V2 is equal to E2 D minus L. अब E2 की वैल्यू प्लेस कर दीजिए, तो therefore V2 is equal to Q upon epsilon naught A ब्रैकेट में D minus L. And this is our equation number 2. This is our equation number 2. तो हमारे पास क्या मालूम हो गया? हमारे पास डाइलेक्ट्रिक वाले हिस्से का पोटेंशियल डिफरेंस मालूम हो गया V1, और हमारे पास एयर वाले हिस्से का भी पोटेंशियल डिफरेंस मालूम हो गया V2। लेकिन हमें तो कैपेसिटेंस निकालनी है, और कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर निकालनी है, और कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर के लिए Q अपॉन V, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो हमें डाइलेक्ट्रिक का पोटेंशियल डिफरेंस अलग से नहीं चाहिए, हमें एयर का पोटेंशियल डिफरेंस अलग से नहीं चाहिए, हमें तो V चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो डायग्राम को गौर से देखिए, इस कॉन्सेप्ट को वापस दिमाग में लाइए। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज क्या? पोटेंशियल डिफरेंस दरअसल क्या होता है? अमाउंट ऑफ work done in moving a unit positive test charge from one point to another in an electric field. तो potential difference is a work done. तो अगर हम ये कहते हैं कि यहां से यहां तक V1 है और यहां से यहां तक V2 है, तो फिर यहां से यहां तक कितना होगा? टोटल वोल्टेज कितना होगा? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V1 प्लस V2। सिंपली दोनों को ऐड कर लेंगे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इज अ अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर विल बी V1 plus V2. That's your next sentence. Potential difference between the plates of capacitor will be potential difference between the plates of capacitor will be क्या? V is equal to V1 plus V2. V is equal to V1 plus V2. Placing values from equations 1 and 2. Placing values from equations 1 and 2. तो इक्वेशन 1 से भी वैल्यू प्लेस करनी है, इक्वेशन 2 से भी। प्लस की जगह प्लस, V1 की जगह Q अपॉन एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट A इंटू L, और V2 की जगह Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A और ब्रैकेट में D माइनस L। ठीक है, देखने में बड़ी खौफनाक सी इक्वेशन लग रही है, बड़ी ड्राउनी सी इक्वेशन है,
लेकिन ये है नहीं, बिल्कुल आसान आसान वैल्यूज है, सिर्फ प्लेस करनी है, प्लेसमेंट आनी चाहिए। V1 की वैल्यूज देखी, एज इट इज प्लेस कर दी, प्लस की जगह प्लस, V2 की वैल्यूज देखी, प्लेस कर दी, बस वैल्यूज सही जगह प्लेस कर दीजिए तो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को और फिर देखिए, इसमें कुछ कॉमन है क्या? क्या Q कॉमन है? क्या एप्सिलॉन R कॉमन है? नहीं। क्या एप्सिलॉन नॉट कॉमन है? यस। क्या A कॉमन है? यस। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A कॉमन है। बाकी बचा क्या? इतने हिस्से में क्या बाकी बचा? G, L अपॉन एप्सिलॉन R। इतने हिस्से में बचा L अपॉन एप्सिलॉन R, प्लस की जगह प्लस। इस हिस्से में बचा क्या? ये तो कॉमन हो गया, बचा क्या? D माइनस L, ब्रैकेट क्लोज। सही। तो क्या हुआ? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, दोनों तरफ कॉमन है, इसे कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा L अपॉन एप्सिलॉन R, प्लस की जगह प्लस, यहां बचा D माइनस L। दैट्स योर इक्वेशन फॉर V। V is equal to Q upon epsilon naught A, ब्रैकेट लंबा चौड़ा, L upon epsilon R, प्लस ब्रैकेट में D माइनस L। Capacitance of capacitor will be, capacitance of capacitor will be C is equal to Q upon V. C is equal to Q upon V. ठीक, V की वैल्यू प्लेस करेंगे, C is equal to Q upon V के फॉर्मूले में V की वैल्यू प्लेस करेंगे, तो C is equal to Q upon, ये पूरी वैल्यू उठा के यहां रखनी है डिनोमिनेटर में। ठीक है, सिर्फ कॉपी करना है, कॉपी पेस्ट करना है, इक्वेशन से मत डरें, इतनी सारी वैल्यूज से मत डरें, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट में आप एक्सपर्ट हैं, आपको पता है। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, ब्रैकेट L अपॉन एप्सिलॉन R, प्लस ब्रैकेट D माइनस L, ब्रैकेट क्लोज। क्या होगा? G कैंसिल होगा। क्या कैंसिल होगा? Q कैंसिल होगा, तो बाकी बचेगा क्या? C इज इक्वल टू, देखिए Q कैंसिल हो गया और एप्सिलॉन नॉट A कहाँ है? डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो ये कहाँ चला जाएगा? न्यूमरेटर में। तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, अपॉन ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज वापस कॉपी हो जाएगा, अपॉन क्या? L अपॉन एप्सिलॉन R प्लस D माइनस L, ब्रैकेट क्लोज। तो C is equal to epsilon naught A divided by ब्रैकेट में L upon epsilon R plus D minus L। तो जब पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक है, याद कीजिए इक्वेशन, याद कीजिए इक्वेशन, जब एयर था, जब एयर रीजन बिटवीन द प्लेट्स है, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, तो वहां भी न्यूमरेटर में एप्सिलॉन नॉट A आया था और डिनोमिनेटर में D आया था। जब पार्शियली फिल्ड हुआ तो फिर एप्सिलॉन R भी आ गया झगड़े में। ठीक है, जब फुली फिल्ड हुआ तो। अब जब पार्शियली फिल्ड है तो न्यूमरेटर में वही एप्सिलॉन नॉट A है और डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन R का भी इंपैक्ट है, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक का भी इंपैक्ट है और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स का भी इंपैक्ट है। तो इन तीनों चीजों के इंपैक्ट से डिनोमिनेटर डिसाइड होगा। एप्सिलॉन R की वैल्यू और L की वैल्यू यानी थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू और D की वैल्यू यानी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स की वैल्यू, तो तीनों के इंपैक्ट से कैपेसिटेंस फाइनल होगी।
C is equal to epsilon naught A divided by L upon epsilon R प्लस ब्रैकेट में D माइनस L। सही। और ये डायग्राम साथ बना लीजिए। ये डायग्राम साथ बना लीजिए। इसमें डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस दिखाना जरूरी है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स दिखाना जरूरी है, पोटेंशियल डिफरेंस V1 और पोटेंशियल डिफरेंस V2 दिखाना जरूरी है। एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज, दूसरी प्लेट नेगेटिवली चार्ज। ये जितनी डेरिवेशंस होती हैं इसमें डायग्राम जो बनाई जाती है क्लास में वो आपने कॉपी करनी है, नोट्स में उसको जरूर बनाना चाहिए। इम्तिहान में डेरिवेशन विद डायग्राम होती है, हर डेरिवेशन में कम से कम 1 मार्क्स डायग्राम के होते हैं। कल की क्लास में आपने आखिरी इक्वेशन लिखी थी C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन R इनटू C। ये C डैश क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। और C क्या है? उसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। और एप्सिलॉन R क्या है? व्हाट इज एप्सिलॉन R? एप्सिलॉन R को रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं और एप्सिलॉन R को ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो इसी के दोनों नाम हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं इसे, रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। और एप्सिलॉन R या रिलेटिव परमिटिविटी की एक इक्वेशन आप पहले भी देख चुके हैं। कौन सी वाली? एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट। याद है कूलम्स लॉ में एप्सिलॉन R इज इक्वल टू एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से एप्सिलॉन R का फॉर्मूला बना था क्या? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एक डेफिनेशन इस इक्वेशन से बन सकती है क्या? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एक डेफिनेशन इस इक्वेशन से बन सकती है क्या? द रेशियो बिटवीन परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एक डेफिनेशन इस इक्वेशन से बन सकती है क्या? एप्सिलॉन R इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या है ये? रेशियो बिटवीन परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम एंड permittivity of free space. That's one definition. दूसरी डेफिनेशन आज हम बना सकते हैं, ये जो कल हमने इक्वेशन बनाई थी। सोचिए, ये जो कल हमने इक्वेशन बनाई थी C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन R इंटू C, इसकी रोशनी में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी किसके बराबर होगा? एप्सिलॉन R, सॉरी इट्स नॉट E, इट्स एप्सिलॉन। E में और एप्सिलॉन में फर्क होता है, अक्सर लोग इसे E बना देते हैं, दैट्स रॉन्ग। E में और एप्सिलॉन में फर्क होता है। बेसिकली C बनाइए और फिर C के अंदर एक एक्स्ट्रा लाइन बना दीजिए, दैट्स एप्सिलॉन। ठीक है, तो एप्सिलॉन R इज इक्वल टू C डैश अपॉन C। If you read this equation, you get the definition of epsilon R. Who can read this equation for me?
एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू सी डैश अपॉन सी। इस इक्वेशन को इंग्लिश में पढ़ना है जी। Relative permittivity is equals to capacitance of the capacitor in the presence of dielectric divided by capacitance of the capacitor in the presence of air. Excellent, brilliant, बिल्कुल सही। Relative permittivity is equal to capacitance of capacitor in the presence of dielectric divided by capacitance of capacitor in the presence of air। थोड़ा सा और elaborate कर सकते हैं सर? The ratio of a medium से। Sir, yes. The ratio between capacitance of a parallel plate capacitor and capacitance of a capacitor is known as relative permittivity. तो ये तो वही बात हो गई, सेम चीज का रेशियो बना दिया आपने। असल चीज तो आपने खा ली लंच में। दोबारा सोचिए क्या मिस किया आपने। डेफिनेशन अच्छी बताई है, रेशियो बिटवीन, लेकिन ये भी कैपेसिटेंस है, ये भी कैपेसिटेंस है, लेकिन दोनों में फर्क है। और कोई, मुझे बिल्कुल सही कंप्लीट डेफिनेशन चाहिए। ये दुनिया क्यों खामोश है? आज बोले ताकि कल ना बोलना पड़े। आज का बोला कल काम आएगा। Sir, relative permittivity is the ratio between capacitance of a parallel plate capacitor in presence of dielectric and capacitance of a parallel plate capacitor in presence of air. Very good. और जब सेकंड दफा बोलेंगे कैपेसिटेंस तो इट्स कैपेसिटेंस, क्योंकि वो दूसरा कैपेसिटर नहीं है, वही वाला है, एंड इट्स कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। चलिए लिखिए, क्या लिख रहे हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन कर रहे हैं, डेफिनेशन लिख रहे हैं, द रेशियो बिटवीन capacitance of a parallel plate capacitor, the ratio between capacitance of a parallel plate capacitor in the presence of dielectric ratio between capacitance of a parallel plate capacitor in the presence of dielectric and its capacitance in the presence of air, and its capacitance in the presence of air is called dielectric constant, or relative permittivity of the medium, is called dielectric constant or relative permittivity of the medium. आपने लिखा the ratio between capacitance of a parallel plate capacitor in the presence of dielectric and its capacitance in the presence of air is called dielectric constant or relative permittivity of the medium. Ji Sadia Forum, are you asking a question? Sadia Forum. सही डेफिनेशन जो आपने लास्ट इक्वेशन ब्लॉक की इसके बाद लिखनी थी जी, वो डेरिवेशन वहां कंप्लीट हो गई थी। आखिरी इक्वेशन जो हमने ब्लॉक की थी वो कैपेसिटेंस की डेरिवेशन थी, उसके बाद अलग से ही डेफिनेशन लिखनी है और आखिर में इक्वेशन लिखनी है। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू सी डैश अपॉन सी, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू सी डैश अपॉन सी। तो हमने अब तक कैपेसिटर के बारे में क्या पढ़ा है? हमने कैपेसिटेंस को डिफाइन किया, हमने फैरेड को डिफाइन किया यूनिट को, हमने कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की इक्वेशन 3 डेरिवेशंस की, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, और आज पढ़ी पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। ये तीनों डेरिवेशंस आज ही याद कर लीजिए, अभी फ्रेश है, आधे घंटे में तीनों याद हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट
सेकंड पार्ट और आज का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट भी उतना ही आसान है, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट है, बशर्ते एक कॉन्सेप्ट के साथ करें। और अगर रटने की कोशिश करें तो ये इतनी सारी वैल्यूज हैं कि कुछ नहीं याद रहेगा, सब जंबल अप हो जाएगा। तो समझ के करें, कॉन्सेप्ट बना के कीजिए। 4 स्टेप्स बनाने हैं। पहले हमें Q सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A, फिर हमें E की इक्वेशन बनानी है, फिर हमें V की इक्वेशन बनानी है, और फिर हमें C की इक्वेशन, कैपेसिटेंस की इक्वेशन बनानी है। 4 स्टेप्स में करेंगे तो इजीली हो जाएगा। ट्यूसडे को जो टेस्ट होगा उसमें यहां तक हमने जो पढ़ा है कैपेसिटेंस में वो आएगा, और जो न्यूमेरिकल्स हमने पिछले टेस्ट के बाद किए थे V is equal to EV वाले, और जिसमें प्रोटॉन इज टू बी हेल्ड मोशनलेस वाला, और हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू Q डेल्टा वाले, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल की कन्वर्जन, वो सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे। और कैपेसिटेंस और की डेफिनेशन और फेरेड की डेफिनेशन आएगी, और ये तीनों डेरिवेशंस आएंगी। और मेरी तरफ से पेपर आउट है, इन तीनों डेरिवेशंस पूछी जाएंगी, ये तीनों डेरिवेशंस पूछी जाएंगी। ठीक है, तो मेरी तरफ से पेपर मैं अभी आउट कर दे रहा हूं आपको। न्यूमेरिकल्स होंगे और ये तीनों डेरिवेशंस होंगी उस पेपर में। तो न्यूमेरिकल आउट नहीं कर रहा, इतना भी अच्छा नहीं हूं मैं कि न्यूमेरिकल बता दूं, लेकिन डेरिवेशन ये तीनों आएंगे उस पेपर में। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह।